प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजनय के बारे में। राजनय के परंपरागत स्वरूपों पर हमने काफ़ी चर्चा की है। परंपरागत स्वरूपों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। एक नई प्रकार की राजनयिक प्रक्रिया का भी राष्ट्रों के द्वारा प्रयोग किया गया और उस नई प्रक्रिया के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजनय को देख सकते हैं। विश्व की परिस्थितियों में लगातार बदलाव होता रहा है, होता रहेगा और इस बदलाव के कारण समस्याएं बढ़ेंगी और उन समस्याओं के समाधान के तरीके भी नए खोजने होंगे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो राजनय है वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए सर्वाधिक उचित प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से राष्ट्र आपस में एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कारण है संचार साधनों का विकास हो चुका है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये बहुत पहले से जो है राष्ट्रों के बीच परस्पर आदान प्रदान, परस्पर संवाद विकसित हुए हैं। व्यापारिक एवं वित्तीय संबंध बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रों को शांति की आवश्यकता है और वे समग्र युद्ध के खतरे को टालना चाहते हैं। इन सब आवश्यकताओं ने राष्ट्रों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बाध्य किया है और जब वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 19वीं शताब्दी में जो परंपरागत राजनयिक तौर तरीके थे वो पूरी तरीके से अप्रासंगिक नज़र आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ख़त्म करने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता और जब सामान्य सहमति अर्जित कर ली जाती है तो सभी राष्ट्र जो हैं उस सामान्य सहमति के आधार पर अपने संबंधों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस तरीके से उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के लिए बहुत अधिक प्रयासों की जरूरत नहीं होती। केवल अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के माध्यम से एक नैतिक दबाव राष्ट्रों के ऊपर बना दिया जाता है और उस नैतिक दबाव के आधार पर राष्ट्र जो हैं उन समस्याओं के प्रति सचेत रहते हैं और जो प्रोमिसेस या जो वादे संगठनों के माध्यम से किए जाते हैं उन वादों को निभाने के लिए राष्ट्र तत्पर रहते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो राजनय है वो प्रभावशाली दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो रूप होते हैं और उनमें पहला है सामान्य और दूसरा है विशेषीकृत। यदि हम सामान्य संगठनों की बात करें तो सामान्य जो संगठन हैं उनका उद्देश्य विश्व शांति और सामूहिक सुरक्षा होता है। ये क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार इनकी प्राथमिकता में रहता है। ऐसे संगठनों में से जुड़े हुए राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, कानूनी, मानवीय
आदि समस्याओं पर विचार करके उनके समाधान का प्रयास करते हैं। यदि हम सामान्य संगठनों के उदाहरण के रूप में देखें तो राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया उसको हम इसमें ले सकते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। नाटो, सीटो, सेंटो, हालांकि ये सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय आधार पर निर्मित संगठन थे, परंतु इन संगठनों ने राष्ट्रों को आपसी विश्वास प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण करके उन राष्ट्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पीछे का जो उद्देश्य था अमेरिका का, वह यह था कि इन समूहों में, इन संगठनों में जो राष्ट्र जुड़ते हैं उन पर यह शर्त ला दी जाती थी कि वो साम्यवादी विचारधारा को अपने राष्ट्र में प्रचारित नहीं होने देंगे। तो एक तरीके से साम्यवाद को रोकने के हथियार के रूप में भी अमेरिका ने इन क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया। परंतु क्षेत्रीय संगठन जो सामान्य प्रकृति के हैं वो राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें उनके बीच में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग विकसित होता है और राष्ट्र प्रगति करने के लिए जो है तैयार रहता है। तो इस तरीके से जो सामान्य संगठन होते हैं वो आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के जो संगठन होते हैं उनको हम विशेषीकृत संगठन के नाम से जानते हैं। ऐसे संगठनों का निर्माण जो है किन्हीं विशेष समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है और ये विशेष समस्या के समाधान पर ही केंद्रित रहते हैं। विशेषीकृत जो संगठन होते हैं उन संगठनों में यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो मानवाधिकार आयोग को हम ले सकते हैं, श्रम संगठन को ले सकते हैं, व्यापार संगठन को ले सकते हैं, समाज परिषदों को ले सकते हैं, बोर्ड या कमीशन को ले सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के जो संगठन हैं इनके द्वारा भी, इनके माध्यम से भी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरीके से राजनीति इन दोनों प्रकार के संगठनों के माध्यम से क्रियाशील होता है। इसका अगर हम